हेलो एंड वेलकम टू 100 डेज रिवीजन चैलेंज। तो हम इतने हफ्तों से अब पीवाईक्यूज करते आ रहे हैं एंड वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स। इकोनॉमी से हमने डील किया, हम मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी। सो नाउ इट्स द टाइम कि हम एक ऐसा सब्जेक्ट पिक करें जिसका वेटेज एक्चुअली काफ़ी हाई है और हम उसको कई बार इग्नोर कर देते हैं। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट से आप देखोगे कि हर साल 15 प्लस क्वेश्चंस पक्का आएंगे, लाइक अराउंड 17-18 क्वेश्चंस इज प्रिटी नॉर्मल। नाउ इफ सच अ थिंग हैपन्स, वी हैव टू डिवोट इनफ टाइम एज वेल, राइट? अब जैसे मॉडर्न इंडिया से लास्ट 2 साल 4 सवाल ही आए हैं। नाउ बाय नो मीन्स आई एम सेइंग दैट यू शुड रिड्यूस योर एफर्ट देयर, राइट? बिकॉज किसी भी साल ज़्यादा सवाल वहाँ से और आ सकते हैं। बट अगर आप इतना टाइम मॉडर्न हिस्ट्री पे दे रहे हो तो आपको इक्वल इम्पोर्टेंस एटलीस्ट एनवायरनमेंट को भी देना पड़ेगा। नाउ आई नो दैट हमें लगता है कि करंट अफेयर्स ही आता है एनवायरनमेंट से, बट यू नो दैट इज नॉट द केस। We'll see a lot of static questions as well, like maybe around 30, 40, even sometimes 50 to 60% of the questions are pretty much from the static material, which we should not, you know, make mistakes at. तो इसी को हम समझने के लिए, इन्हीं चीज़ों को हम सॉल्व करने के लिए आज हम एनवायरनमेंट से इकोसिस्टम के फंक्शंस समझेंगे। सो दैट इज़ द टॉपिक टुडे वी आर पिकिंग, द फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। तो आज हम, बिफोर वी स्टार्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सो क्या करेंगे, हम थोड़ा-सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है? नाउ एज़ यू कैन सी हियर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी ने अभी प्लेलिस्ट को बुकमार्क नहीं किया है, सो दिस इज़ समथिंग यू कैन डू राइट नाउ, कि इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। सो एक ही जगह आपको प्लेलिस्ट में सारे लेसन्स मिल जाएँगे। नाउ द बेनिफिट ऑफ दैट इज़, यू नो, इवन इफ यू हैव मिस्ड सम डे और आपको पास्ट में जाके रिवाइज़ करना है, कुछ भी करना है, सो इट बिकम्स वेरी ईज़ी टू कीप ट्रैक ऑफ। तो आप बस ये लिंक ओपन करो और बुकमार्क करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? अब बिफोर आई स्टार्ट, आई वांट टू एक्सप्लेन अ फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स विद यू, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ की टर्म्स समझेंगे, ठीक है? नाउ आई हैव सीन एस्पिरेंट्स जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी हो गए, काफ़ी डेप्थ में उन्होंने कई चीज़ें समझी हैं और समटाइम्स प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ है। बट इफ आई आस्क यू द डिफरेंस बिटवीन, लेट्स से, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम, ठीक है? तो इनके बीच का डिफरेंस समझना ज़रूरी है, ताकि हम एक तरह से जब इकोसिस्टम के फंक्शंस की बात करेंगे तो हमको थोड़ा क्लियर होना चाहिए, राइट? तो बहुत डिटेल में एक-एक पॉइंट नहीं जाना है। द मेन थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड एट लॉजिकल लेवल, ठीक है? इकोलॉजी एक साइंस है, एक स्टडी है, ठीक है? It is a science of understanding interaction between living and non-living things, or it is another way of understanding interaction between the environment of between environment and ecosystem, ठीक है? It is a science of environment and ecosystem, जिसमें living things और non living things interact करते हैं। तो ये जो इंटरैक्शंस है नॉन लिविंग और लिविंग बीइंग्स के बीच में, इन इंटरैक्शन से जब हम डील करते हैं, तो सो नॉन लिविंग और लिविंग को हम कह सकते हैं एबायोटिक, व्हिच मीन्स नॉन लिविंग, एंड बायोटिक, व्हिच इज लिविंग, ठीक है? ठीक है? तो ये हो गया हमारा इकोसिस्टम। एंड एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट इज बेसिकली द सेटिंग, मतलब इट्स ब्रॉडली रिलेटेड टू द सेटिंग जहाँ पे ये इंटरेक्शन हो रहा है, या द नॉन लिविंग थिंग्स भी आप कह सकते हो। तो इकोसिस्टम इज मेनली फोकस्ड ऑन इंटरेक्शन, इकोलॉजी इज द साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और एनवायरनमेंट इज द सेटिंग इन विच ऑल दिस इज हैपनिंग। अब इकोसिस्टम में थोड़ा, मतलब रोल क्या है, ऑफ कोर्स अगर इंटरैक्ट कर रहे हैं बायोटिक, एबायोटिक एंटिटीज, तो उससे बहुत फंक्शंस आते हैं। एंड सिमिलरली अलग-अलग टाइप के इकोसिस्टम्स भी होते हैं, एक्वेटिक हो गया, है ना? टेरेस्ट्रियल हो गया। तो ऐसे कई सारे इकोसिस्टम्स भी एग्ज़िस्ट करते हैं, ठीक है? सो अभी हम क्या करेंगे, बेसिक आइडिया हमको इकोसिस्टम का है, तो इससे रिलेटेड अगर हमने प्रिपेयर बेसिक चीज़ों पे भी किया है एनवायरनमेंट में, तो हमें आइडिया लग जाता है कि यार व्हाट आर द वेरियस यू नो फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो अभी हम क्या करेंगे कि वी आर गोइंग टू पिक क्वेश्चंस, ठीक है? पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यूज करते करते थोड़ा और समझेंगे कि यार फंक्शंस को और कैसे हम कवर कर सकते हैं एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है,
ठीक है? नाउ वी कैन स्टार्ट विथ लेट्स से 2011-12 से शुरू करेंगे बिल्कुल, और धीरे-धीरे आगे प्रोसीड करते हुए देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे हुए, ठीक है? नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिक फंक्शंस इकोसिस्टम के हमेशा वही रहते हैं जो हमको जीने में हेल्प करते हैं, लिविंग में हेल्प करते हैं, हमारे वेरियस लिविंग प्रोसेसेस ईज़ी करते हैं, राइट? लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड ही है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है? अब ये क्वेश्चन देखो, दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू कार्बन साइकिल, ठीक है? अब इकोसिस्टम में क्या है, मैंने क्या बोला कि इंटरैक्शन है लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग्स का। तो इसमें कई सारे जो बायो जियोकेमिकल साइकिल्स हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? अब बायो जियोकेमिकल साइकिल्स का क्या मतलब है? मतलब जैसे कार्बन साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, है ना? फास्फोरस साइकिल हो गया एंड सो ऑन, ठीक है? अब ये बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, इनका नाम बायो जियोकेमिकल मतलब बायोलॉजिकल कंपोनेंट भी है और केमिकल कंपोनेंट भी है, ठीक है? अब बायोलॉजिकल कंपोनेंट क्या है? अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के सर्कुलेशन में लिविंग बीइंग्स का भी रोल आएगा, राइट? जैसे हम हाउ डू वी लिव? वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड वी एज़ ह्यूमन बीइंग्स एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? सिमिलरली प्लांट्स क्या करते हैं? दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेल ऑक्सीजन। तो पहले तो ये 2 ऑप्शन समझ लेते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऐड कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेशन से तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ठीक है? तो अब देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, है ना? कि कैसे सर्कुलेट होते हैं ये सारे अलग-अलग एलिमेंट्स। एंड आप देखोगे इस थीम्स पे कई क्वेश्चंस आए हैं, सो व्हिच क्लियरली शोज़ कि दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट टॉपिक यू नीड टू कवर इन डिटेल, ठीक है? तो ऐसे हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ऑर्गेनिक मैटर के डिके से आएगा क्या कार्बन डाइऑक्साइड? यस। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर, हम सारे जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, हमारे बेसिक कंपोनेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही होते हैं, ठीक है? तो जब डिके होगा, डिकम्पोज़ होगा, तो वही कार्बन गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? एंड सिमिलरली वोल्केनिक एक्शन में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो इनमें से अगर मैं पूछूँ कौन से हैं जिसमें कार्बन ऐड होता है, तो इन तीनों से ऐड हो जाता है, ठीक है? तो आंसर वुड बी सी, ओके? तो आप देखो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझो कि अगर आपको ये साइकिल समझने, तो दिमाग में सोचो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया, वहाँ से कहाँ गया एंड सो ऑन, ठीक है? जैसे ह्यूमन्स और प्लांट्स के बीच का रिलेशनशिप सोचना बहुत ईज़ी है। हमने उनको कार्बन डाइऑक्साइड दिया, प्लांट्स ने यूज़ किया, हमको ऑक्सीजन दिया, राइट? बहुत सिंपल सा लूप है ना? ये ह्यूमन है और ये लेट्स से प्लांट्स हैं, ठीक है? तो हमने क्या किया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड हम देते हैं और प्लांट से ऑक्सीजन लेते हैं। ये बहुत सिंपलिस्टिक तरह से मैं बता रहा हूँ, बट आप ऐसे सोचो, है ना? एंड थिंक दिस फॉर ऑल दीज़ साइकल्स, ठीक है? कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस स्पेशली जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब यूपीएससी में मज़े की बात क्या है कि समटाइम्स क्वेश्चन रिपीट, समटाइम्स दे रिपीट डायरेक्टली, मतलब सेम ही क्वेश्चन आ जाता है, और समटाइम्स इसी से रिलेटेड कुछ डिफरेंट मिक्स्ड क्वेश्चन आता है। अब ये हमने क्वेश्चन देखा है 2012 का, ठीक है? अब 2014 में देखो एग्ज़ैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ओनली डिफरेंस इज़ इन ऑप्शंस का ऑर्डर चेंज हुआ है, राइट? दैट्स इट। तो आंसर तो वही रहेगा हमारा, फोटोसिंथेसिस हटा दो, 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। एग्ज़ैक्टली द सेम क्वेश्चन, ठीक है? क्लियर है? तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस समझनी बहुत ज़रूरी होती है, ओके? ठीक? अब ये देखो, अब कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमको एग्ज़ैक्टली हो सकता है पहले ना पढ़ा हो, इट कैन हैपन, बट वी नीड टू बी हैव काम माइंड, वी नीड टू बी अवेयर। अब यहाँ लिखा है मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब्स द फॉलोइंग मेजर कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम्स सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज कौन से प्रोवाइड करता है, ठीक है? जैसे प्रोविजनिंग, सपोर्टिंग, रेगुलेटिंग, प्रिजर्विंग, नेचुरल। अच्छा, ठीक है? इकोसिस्टम के मेन सर्विसेज है, राइट? जो हमें समझ आ रहे हैं कि प्रोविजनिंग मतलब कहीं रिसोर्सेज देना, जैसे खाने के लिए देना,
सांस लेने के लिए गैसेस देना, सपोर्ट करता है एग्जिस्टेंस, हैबिटेट प्रोवाइड करता है, रहने के लिए जगह लेता है, रेगुलेट करता है। जैसे कई साइकिल्स के थ्रू क्या होता है कि यू रेगुलेट हीट, यू रेगुलेट टेम्परेचर एंड सो ऑन। तो इस तरह से कई फंक्शंस है, ठीक है। अब यहाँ पे विच इज सपोर्टिंग सर्विस, ठीक है, विच वन ऑफ दिस इज द सपोर्टिंग सर्विस। तो अभी हमने क्या किया, सपोर्टिंग सर्विस कौन सा होगा, ठीक है। तो पहली बात तो प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर तो प्रोविजनिंग है, राइट, दिस इज प्रोविजनिंग, प्रोविजन है। मेंटेनेंस ऑफ डाइवर्सिटी, मेंटेनेंस मतलब ये तो प्रिजर्वेशन है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट एंड डिसीज, दिस इज कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट इज रेगुलेटिंग, राइट, रेगुलेटिंग से रिलेटेड कह सकते हो। बट न्यूट्रिएंट साइकिल एंड क्रॉप पॉलिनेशन क्या है, एक सपोर्टिंग सर्विस है, ठीक है। सो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, राइट, दिस इज हाउ इट एक्चुअली हेल्प्स इन सपोर्टिंग, ठीक है। क्योंकि this is how ecosystem is getting that backbone on which everything works। न्यूट्रिएंट साइकिल्स क्या हैं, वही जो हमने देखे अभी, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, तो वही हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, राइट, बाकी सर्विसेज। मैं रेस्पिरेशन करना चाहता हूँ या फोटोसिंथेसिस है, उसके लिए ये साइकिल चलना बहुत ज़रूरी है, इजंट इट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। लेट्स मूव अहेड। अब ये क्वेश्चन देखो, नाउ आई नो कि इस क्वेश्चन का कुछ एस्पेक्ट है जो आप कह सकते हो कि मे बी वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी रिलेटेड हो सकता है, बट आई सी दिस प्राइमरीली एज एन एनवायरनमेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देता हूँ, अब आप देखो कैसे रिलेटेड होते हैं कई बार सब्जेक्ट्स। तो क्वेश्चन है, इन द ग्रासलैंड्स ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज पार्ट ऑफ एन इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज ऑफ। इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब क्या कि चेंजेस, हमारी इकोलॉजी में कई सारे चेंजेस होते हैं, राइट, कि लेट से जंगल है, उसमें फायर आ गया, फायर से लेट से कई ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गया। अब ट्रीज डिस्ट्रॉय होने के बाद फिर से यू नो द सॉइल इज बर्नड आउट, और वो सारे, वो तो क्लियर होगी लैंड। अब वहां पे सब कुछ नया होने के बाद वहां पे फिर से इकोलॉजिकल सक्सेशन शुरू होगा, नए से चीजें आती हैं, ठीक है। सो इकोलॉजिकल सक्सेशन मीन्स एक के बाद नेक्स्ट स्टेप कैसा है। तो क्या वहाँ पे मे बी ग्रासेस आते हो छोटे, फिर वहाँ से प्लांट्स आते हो, प्लांट से ट्रीज बनते हो, लेट्स से आफ्टर फायर फॉर एग्जांपल। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन मीन्स एक के बाद एक कौन से तरह के वेजिटेशन हम पा रहे हैं, राइट, किस तरह का हम एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। नाउ द पॉइंट हेयर इज, यहाँ पे मेनली बात हो रही है ग्रासलैंड्स की, ठीक है। तो अगर आपने थोड़ा इंटरेस्टिंगली समझा है वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी, तो यू नो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सवाना ग्रासलैंड्स, ठीक है। तो आपने अफ्रीका में देखे होंगे, फोटोज देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े घास होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी घास होती है, लेकिन वो बहुत लंबी घास है, बट पेड़ नहीं होते, ट्रीज नहीं होते। तो इतने ग्रासलैंड्स में ट्रीज क्यों नहीं आ पा रहे, वो इसलिए नहीं आ पाते लेट्स से वहां पे, क्योंकि वहां पे वाटर का इशू है, लाइक देर इज अ लॉट ऑफ हीट विच इज देयर, एंड उसके साथ साथ इनफ रेनफॉल नहीं आती है। सो दैट इज द मेन रीजन, ठीक है। तो क्या वहाँ सनलाइट की कमी है, आपको लगता है? नहीं। और क्या इंसेक्ट्स और फंजाई कोई मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सक्सेशन ना हो पाए, ग्रो ना कर पाए ट्रीज में? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि you don't need insects and fungi mainly to grow in size। तो ये तो गलत हो गए। अब मेनली हमारे पास है वाटर लिमिट्स और फायर, यही दो चीजें हैं। तो लिमिटेड सनलाइट और पॉसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स तो मेन रीजन नहीं है, और बाकी तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो बेसिकली वाटर लिमिट्स और फायर की, जैसे मैंने बात की कि बड़े होते से पहले वो इतने ड्राई हो जाते हैं हीट की वजह से कि आग लग के फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फिर पेड़ तक पहुंच ही नहीं पाते, बिफोर दे बिकम ट्रीज दे गेट फायर, एंड वाटर भी लिमिटेड है, ठीक है। सो इसको लिंक भी कर सकते हो आप सब्जेक्ट्स को समझने में, ठीक है। बट सिंस इज अ क्वेश्चन प्राइमरीली ऑन इकोलॉजिकल सक्सेशन, अगर आपको वो समझ आता है कि नहीं, सो दैट इज व्हाई दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। ये देखो, हमने यूपीएससी का पैटर्न समझ रहे हैं। अब 2012 में 14 में कार्बन साइकिल से क्वेश्चन आ चुका है। अब अगली बार देखो नाइट्रोजन से आ गया, ठीक है। तो इनडायरेक्टली एड्स नाइट्रोजन इज रिलेटेड टू नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। अब हम नाइट्रोजन किन किन में होता है, अगर आपको एग्जैक्टली साइकिल भी नहीं पता है,
सो यू कैन एक्चुअली थिंक वेरी लॉजिकली कि एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाय एनिमल्स, मतलब अगर एनिमल्स यूरिया एक्सक्रीट करते हैं तो यूरिया में नाइट्रोजन होता है, राइट? यूरिया में क्योंकि नाइट्रोजन होता है और यूरिया इज अ सॉलिड मटेरियल, राइट? तो इसलिए उसकी वजह से सॉइल में नाइट्रोजन ऐड हो जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है? बर्निंग ऑफ कोल बाय मैन, अब कोल मैं बर्न करता हूँ तो उससे एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे निकलते हैं, बट साथ में नाइट्रस ऑक्साइड भी निकल सकते हैं, जैसे NO2, NO3। बट पॉइंट ये है कि क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना है कि कौन सी चीजें ऐड नाइट्रोजन टू द सॉइल, सॉइल में ऐड करना है, नॉट टू द एयर, ठीक है? एटमॉस्फेयर की बात नहीं हो रही है। तो इसीलिए ये गलत है, क्योंकि कोल एटमॉस्फेयर, एयर में ऐड करता है नाइट्रोजन, नॉट टू द सॉइल। और फाइनली डेथ ऑफ वेजिटेशन। सो हाँ, वेजिटेशन के डेथ से भी अगर कुछ भी हमारी बॉडी में ओरिजिनली नाइट्रोजन रहता है, तो जैसे अमीनो एसिड्स होते हैं फॉर एग्जांपल, जिसमें नाइट्रोजन का रोल रहता है, तो अमीनो एसिड्स जब हम डिके हो जाएगा उसको फाइनली डीकम्पोज करेंगे, तो ऑफ कोर्स नाइट्रोजन के किसी फॉर्म में आपको वो दिखेगा ऑन द सॉइल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ सॉलिड मटेरियल, ठीक है? तो इसलिए डेथ ऑफ वेजिटेशन से फर्क पड़ेगा। आप एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि नाइट्रोजन ऐड नहीं होगा यहाँ पे सॉइल में, राइट? कुछ कंपोनेंट्स ऐड होंगे ही होंगे। सो यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसी जगह। तो इसीलिए द सेकेंड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ठीक है? सो यू कैन गो फॉर 1 and 3 ओनली। ठीक, समझ गए? नाउ बिफोर वी मूव हेड, बाय द वे, किसी को PYQs करते करते ये लग रहा हो कि PYQs तो ठीक है, लेकिन मुझे यूपीएससी पैटर्न के बेसिस पे बहुत अच्छा और बहुत अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज चाहिए, तो एक छोटा सा सॉल्यूशन है फ्रॉम आवर साइड। एंड ये बिल्कुल यूपीएससी के न्यू पैटर्न पे हमने डिसाइड किया है कि सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं, एंड वी हैव मेड दिस अल्ट्रा अफोर्डेबल, ताकि आप बस अपनी तैयारी पे ध्यान दो और कोई आपको और प्रॉब्लम ना है। सो यू कैन गेट दिस फॉर ओनली 1999। और इसको एनरोल करने में आप इंटरेस्टेड हो, टू नो मोर अबाउट दिस, आई हैव शेयर्ड द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। द की थिंग here is, I mean, all the questions I've created them personally, I go through them in detail, बिल्कुल पैटर्न पे ही बनते हैं। एंड आपको हम बिसाइड्स द टेस्ट सीरीज जिसमें हम सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट मॉक्स करते ही हैं, व्हाट वी एक्चुअली डू इज वी प्रोवाइड यू एक्सेस टू अनलिमिटेड प्रीलिम्स क्वेश्चंस। तो आप कलाम का जो टूल है, सुपर कलाम, उसको आप यूज़ करोगे, सो यू कैन सी आप किसी भी टॉपिक पे अनलिमिटेड इनफाइनाइट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड ऑल आर ऑन यूपीएससी पैटर्न। सो दिस इज लाइक अ अनलिमिटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की फैसिलिटी अलॉन्ग विद द प्रॉपर टेस्ट सीरीज। तो आपको प्रॉब्लम हो रही है एनवायरनमेंट, साइंस, टेक जैसे सब्जेक्ट्स में, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड सोर्सेज से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है? So make sure you check this out. I've shared the link in the description below. चलो आगे बढ़ते हैं। So with reference to the food chains in ecosystems, which of the following kinds of an organism is known as decomposer? ठीक है? तो पहली बात है, थोड़े हमें प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए each of the organism। अब वायरस है, वायरस एक नॉन लिविंग थिंग में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, राइट? वायरस हमेशा एक होस्ट चाहिए उसको। तो कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी है तभी डिकम्पोज होगा। अब डेड ऑर्गेनिज्म में तो वायरस आ ही नहीं सकता, राइट? बिकॉज वायरस नीड्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिव। तो इसीलिए पहला ऑप्शन तो गलत है, ठीक है? अब जैसे ही पहला ऑप्शन गलत किया, हमारा ऑप्शन आ गया 2 and 3, राइट? बट आइडियली हमको थोड़ा पता भी होना चाहिए कि यस, देयर आर सर्टेन फंजाई, जैसे हम पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, सर्टेन फंजाई, हम डीकम्पोजर्स को डेट्रीवोर, सैप्रोफाइट्स, ऐसे टर्म्स हमको पता होना चाहिए, ठीक है? मे बी और कहीं पे भी यूज हो सकते हैं, राइट, ये टर्म, ठीक है? डेट्रीवोर्स हो गया, कुछ एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। सो यस, वेरियस बैक्टीरिया एंड फंजाई डू डिकम्पोज, ठीक है? तो यहाँ पे एलिमिनेशन वॉज वेरी वेरी यूजफुल। और हमें ये भी समझ आया कि यार ये जो इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे इकोसिस्टम में, इनके क्या रोल है, इनका क्या फंक्शन है ना? एंड हाउ डू वी एक्चुअली अंडरस्टैंड देयर सिग्निफिकेंस, ठीक है? तो इनके बारे में बेसिक प्रॉपर्टीज तो हमें पता ही होनी चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यूपीएससी ने ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं अबाउट दीज टर्म्स। अब नेक्स्ट ईयर देखो, 2013 से 14 पे गए,
एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो पिछली बार अगर आपने वायरस और बैक्टीरिया और इन पे रिसर्च किया होगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये एक्चुअली है किससे रिलेटेड, ठीक है? देखो रिलेशन होता है क्वेश्चंस में। लाइकेंस क्या है? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किसमें? एल्गी और फंजाई के बीच में, ठीक है? तो ये बहुत ही फेमस रिलेशनशिप है। तो अगर आप थोड़ा भी टेक्निकल टर्म्स आप पढ़ोगे, जैसे कुछ और टेक्निकल टर्म्स भी होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन की जगह, जैसे अमेंसलिज्म, राइट? अमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, तो ये सारे की टर्म्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है? बिकॉज़ दे कैन बी एक्चुअली आस्क्ड इन द एग्ज़ाम, ठीक? अब यहाँ पे रोल क्या होता है? एल्गी खाना प्रोड्यूस करता है यूजिंग सनलाइट एंड वेरियस अदर न्यूट्रिएंट्स, और फंजाई उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है? सो दैट इज देयर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं लाइकेंस, ठीक है? ओके, आई होप ये भी क्लियर होगा। अब ये भी देखो इकोलॉजिकल सक्सेशन से ही रिलेटेड है, ठीक है? तो एक बार क्वेश्चन आ गया किसी चीज पे, तो उस पे आगे आने के चांस बढ़ जाते हैं। अब ये देखो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की हमने बात की थी, राइट? कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सीधा क्वेश्चन उन्हीं पे आ गया, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर साइकिल, ठीक है? अब वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू एंटर द साइकिल। ये किस साइकिल के लिए है? तो अगर हमने थोड़ा पढ़ा है इसके बारे में, तो हमें पता होगा कि ये फास्फोरस साइकिल की बात हो रही है। और फास्फोरस साइकिल की लाइक आप मेन एक प्रॉपर्टी की तरह समझ सकते हो कि फास्फोरस एयर से ज़्यादा साइकिल नहीं होते, ब्रॉडली ये सॉइल या लैंड पे ही इसका साइकिल रिवॉल्व करता है, ठीक है? एयर का कंपोनेंट नहीं आता, जैसे कार्बन में कार्बन ऑक्साइड्स है, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, बट फास्फोरस साइकिल आप कह सकते हो ब्रॉडली मोस्ट ऑफ इट इज ऑन सॉइल एंड लैंड ओनली। तो इसीलिए जो वेदरिंग ऑफ रॉक से मेन न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं वो फास्फोरस के केस में ही है, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन तो हमें पता है गैसियस फॉर्म में मेनली रिलीज हो रहे हैं, और सल्फर के केस में भी गैसियस का काफ़ी रोल रहता है। बट वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो कि एक सॉइल या लैंड की बात है, मेन यहाँ पे इसका रोल फास्फोरस साइकिल में ही रहता है, ठीक है? तो आई थिंक अब ये भी क्लियर हो गया होगा। ओके, सो नाउ हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये देखो आप, यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की बात की है और फूड चेन की बात की है। सो फूड चेन क्या है कि खाना किस ऑर्डर में मूव करता है, राइट? तो जैसे लेट से सबसे पहले प्लांट्स हो गए, प्लांट्स को हर्बीवोर्स ने खाया, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स से खाया, या फिर सिमिलरली वी कैन से दैट देयर आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है? फिर हम आते हैं कंज्यूमर्स होते हैं, फिर सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड सो ऑन, ठीक है? बट यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे हम प्रोड्यूसर्स आइडेंटिफाई करने हैं। मतलब कि कौन है जो बिना किसी ऑर्गेनिज्म को सीधा खाए नेचर के रिसोर्सेज जैसे सनलाइट, इन चीज़ों को यूज़ करके हु आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग, राइट? हु आर द वंस हु प्रोड्यूसिंग फूड फॉर द अदर पीपल इन द फूड चेन, ठीक है? तो फूड चेन को इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि फूड चेन के थ्रू ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, जिससे वी गेट द एनर्जी टू लिव एंड सर्वाइव। द अदर थिंग व्हिच यू शुड लर्न इज़ अबाउट फूड वेब। तो हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म फूड 2 फूड चेन्स का पार्ट हो, तो जब एक फूड चेन दूसरे फूड चेन से इंटरैक्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं फूड वेब, ठीक है? तो इसको रिवाइज़ करना इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे दीज़ आर टेक्निकल टर्म्स, ज़रूरी नहीं बहुत ईज़ी है, बट अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा, जब हम कहीं बैक्टीरिया, कहीं फंजाई के बारे में पढ़ते हैं, तो दीज़ आर एक्चुअली दीज़ 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। फर्स्ट और फोर्थ आपको नहीं पता हो, दिस इज़ फाइन, बट साइनोबैक्टीरिया और डाई एटम्स दे आर एक्चुअली फोटोसिंथेटिक, वो अपना सनलाइट और अदर रिसोर्सेज यूज़ करके दे डू प्रोड्यूस फूड, ठीक है? तो दीज़ आर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, दीज़ आर एल्गी व्हिच एक्चुअली एल्गी हो गए, बैक्टीरिया हो गए, व्हिच एक्चुअली प्रोड्यूस फूड, ठीक है? तो जब हम जे प्रोड्यूस करते हैं फूड को, कोई भी चीज़, तो वी वुड आइडेंटिफाई देम एज़ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, राइट? तो क्योंकि हमको एनीवेज़ पता है कि ये दोनों प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, एंड ऑप्शंस में वी डोंट हैव 3 ऑफ देम एट अ टाइम, तो 1 और 4 गलत हो गए ऑटोमैटिकली, और 2 एंड 3 हमारा आंसर हो जाएगा। बट नाउ क्योंकि अब इन ऑप्शंस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, नाउ इट हैज़ टू बी योर नेचुरल इंस्टिंक्ट कि यार ओशियंस के फूड चेन्स के बारे में और समझें, और क्या फूड चेन्स हो सकते हैं, और कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं बिसाइड्स
दीज ऑर्गेनिजम्स, और थोड़ा और इनके बारे में पता करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो यू कैन डू दैट यूजिंग सुपर कलाम एक्चुअली। तो इसके साथ आज हमने इकोसिस्टम के फंक्शन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस कवर किए। तो अभी इनमें कोई डाउट्स आ रहे हैं, कोई कमेंट्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो बिलो। इससे हम आई विल बी एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ योर क्वेरीज। और उसके बाद आपको लगता है कि यू नो देयर इज समथिंग पर्सनल, कुछ बहुत डिटेल में आपको पूछना है, पता करना है, सो यू कैन ईमेल दोस टू मी एट ask@kalam.in। सो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई बैक टू यू देयर, ठीक है। तो आज हमने एनवायरनमेंट शुरू किया और फंडामेंटल्स समझे, कुछ बेसिक टॉपिक्स समझे, और कहाँ इकोसिस्टम से शुरू करके हम धीरे आगे वेरियस सेक्शंस पे आएंगे, ठीक है, एनवायरनमेंट में। बट द पॉइंट इज इकोलॉजी, इकोसिस्टम, ये सारी बेस है। तो ये बेस हमारी अच्छी होगी तभी हमारे आगे के टॉपिक्स भी अच्छे से कवर होंगे, ठीक है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, मेक श्योर यू रिवाइज these and go through this again, and we'll be meeting very very soon for the next revision challenge, ठीक है। So bye bye and take care till then, see you soon।